नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर अलवर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीए फाइनल ईयर के टॉपिक जॉन लॉक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। बीए फाइनल ईयर के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में जॉन लॉक आते हैं और समझौतावादी जो राजनीतिक विचारक हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, तो इनमें भी इनका नाम आता है। तो चलिए जॉन लॉक के सामान्य जीवन परिचय के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। राजनीति दर्शन के इतिहास में जॉन लॉक का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से हॉब्स श्रेष्ठ था, किंतु राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से लॉक का महत्व अधिक है। जॉन लॉक केवल राजनीतिक विचारक और अनुभववादी तत्ववेत्ता ही नहीं है, अपितु पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की आधुनिक संवैधानिक सांस्कृतिक विचारधारा के निर्माण में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। लोकतांत्रिक दर्शन की दृष्टि से लोकतांत्रिक दर्शन की पृष्ठभूमि के निर्माण में उसका गौरवपूर्ण स्थान है। राजसत्ता सहमति पर ही आधारित रह सकती है, ऐसी घोषणा कर दंडवाद, साम्राज्यवाद और निरंकुश शासन प्रणाली का उसने प्रबल विरोध किया। क्रांति के अधिकार का पोषण कर समस्त एक तंत्रों को उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भारी चुनौती दी, जिसे फिर रूसो ने भी और भावनापूर्ण शब्दों में उद्घोषित किया। सहिष्णुता का समर्थन न केवल लॉक के उदारवाद की सूचना देता है, अपितु यह भी बताता है कि उस समय वैज्ञानिक खोजों से या अन्वेषणों से परंपरागत धार्मिक विश्वासों के प्रति एक उपेक्षा का भाव जाग रहा था। कार्यपालिका को विधायिका के अधीनस्थ रहना पड़ेगा, ऐसी घोषणा कर संवैधानिक शासन प्रणाली के समर्थक के रूप में लॉक हमारे सामने आता है। उसके विचारों का प्रभाव इंग्लैंड में व्हिग दल के क्रियाकलापों पर पड़ा। सन 1776 का स्वतंत्रता घोषणा पत्र लॉक के विचारों का असर सूचित करता है। जेफरसन तो लॉक के दर्शन का ऋणी था। रूसो भी कुछ अंश में लॉक से प्रभावित था। नैसर्गिक अधिकारवाद और संविधानवाद की जो लहर लॉक ने चलाई, रूसो ने उसका परिवर्धन किया, उसको आगे बढ़ाया, विकसित किया, संवर्धित किया। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जहां अंग्रेज बुद्धिवादी होने के कारण जनता के अधिकार का जरा दबी जबान से लोग अनुमोदन करता था, वहां फ्रांसीसी भावनावादी होने के कारण मानवाधिकार की डंके की चोट ने रूसो ने उद्घोषणा की। वस्तुतः उदारवाद के आधार स्तंभ के रूप में जॉन लॉक का नाम राजनीति दर्शन के इतिहास में अमर है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति वह इतना अधिक जागरूक है कि उसके द्वारा व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध विद्रोह का स्पष्ट अधिकार प्रदान कर दिया गया है। मानवीय स्वतंत्रता के इस प्रहरी को उदारवाद की आत्मा का नाम ठीक ही दिया गया है। ये दोस्तों ध्यान रखें कि जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है या उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। 2 नंबर के सवाल के रूप में इसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसे जेहन में रखें। एबिस्टीन के शब्दों में उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में प्रतिबिंबित हुई है। और लॉक के संबंध में कहते हैं कि गौरवपूर्ण क्रांति का सच्चा दार्शनिक लॉक है। और जॉन लॉक उदारवाद, जनतंत्र, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का एक प्रभावी प्रवक्ता है। मैक्सी ने कहा है कि 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के इस दुबले पतले किताबी कीड़े डॉक्टर की गणना राजनीति शास्त्र के अमर विचारकों में की जानी चाहिए। अब आइए दोस्तों इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। जॉन लॉक का जन्म सन 1632 ईस्वी में सामरसेट शायर के रिंगटन नामक स्थान में हुआ था। उसके पिता एक वकील थे। जब लॉक की उम्र 12 वर्ष की थी, तब इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हो गया था। उसके पिता 1642 ईस्वी में पार्लियामेंट की ओर से लड़ने वाली सेना में भर्ती हो गए और स्वयंसेवकों की एक कंपनी के कप्तान भी बने। लॉक ने लिखा है कि जब मुझे कुछ समझने का होश आया तो मैंने अपने को तूफान में पाया,
लॉक की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बाद में उसे वेस्टमिनिस्टर के पब्लिक स्कूल में भेजा गया। सन 1652 ईस्वी में उसने ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया, जहाँ से उसने सन 1656 में बीए तथा 1658 में 26 वर्ष की उम्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद वहीं यूनानी भाषा, काव्य शास्त्र और दर्शन का अध्यापक नियुक्त किया गया, परंतु इस कार्य में उसका मन नहीं लगा और उसने बिशप के रूप में चर्च में प्रवेश पाने का प्रयास किया, किंतु चर्च के कठोर नियमों का पालन करना उसकी क्षमता से बाहर था। अतः उसने सन 1660 ईस्वी के बाद ऑक्सफोर्ड के प्रसिद्ध चिकित्सक डेविड टॉमस से चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया और शीघ्र ही वह एक कुशल डॉक्टर बन गया। सन 1666 ईस्वी में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने लोक के भविष्य को एक नया मोड़ दिया। उस समय के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और व्हिग दल के संस्थापक लॉर्ड एशली, जो बाद में अर्ल ऑफ सेफ्ट्सबरी के नाम से पुकारे गए, वो अपने इलाज के लिए डॉक्टर टॉमस के पास ऑक्सफोर्ड आए। डॉक्टर टॉमस द्वारा लॉक का परिचय एशली से हुआ और वे जॉन लॉक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लॉक को लंदन आकर उसका निजी डॉक्टर बनने को कहा। जॉन लॉक ने सन 1667 में लॉर्ड एशली के निजी डॉक्टर तथा निजी सचिव के रूप में कार्य प्रारंभ किया और आगामी 15 वर्षों तक वह इस पद पर कार्य करता रहा। लॉर्ड एशली पार्लियामेंट की ओर से राजा के विरुद्ध लड़ने वाली सेनाओं के फील्ड मार्शल, संसद के अधिकारों के प्रबल समर्थक और उदारवाद के परम भक्त राजनीतिज्ञ थे। उनके संपर्क में रहने से जॉन लॉक को ब्रिटिश राजनीति और राजनीतिज्ञों को निकट से देखने का अवसर मिला। 1672 में एशली लॉर्ड चांसलर बने। तब लॉक ने उनकी कृपा से कतिपय महत्वपूर्ण शासकीय पदों को भी सुशोभित किया। जब राजा ने एशली को लॉर्ड चांसलर के पद से सन 1673 में अपदस्थ कर दिया तो लॉक को भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा। इन दोनों लॉक का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अतः वह अपने इलाज के लिए सन 1675 में फ्रांस चला गया और 4 वर्षों तक वहीं रहा। सन 1679 में राजा ने एशली को उसके पुराने पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। तब लॉक भी वापस इंग्लैंड जाकर उसके साथ काम करने लगा, किंतु 1681 ईस्वी में राजा पुनः एशली से रुष्ट हो गया क्योंकि वह प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी व्यक्ति को राजगद्दी पर बिठाने के षड्यंत्र में संलग्न था। उसे इंग्लैंड छोड़कर हॉलैंड भागना पड़ा। हॉलैंड में जब उसे ये आशंका हुई कि वहाँ की सरकार उसे पकड़कर ब्रिटिश सरकार को सौंप देगी तो वह वेश बदलकर और छिपकर रहने लगा। एशली के जाने के बाद लॉक भी इंग्लैंड में भयभीत रहने लगा, अतः वह भी भागकर हॉलैंड चला गया और सन 1679 ईस्वी तक वहीं रहा। तत्कालीन स्टुअर्ट वंशी राजा को गद्दी से उतारने तथा विलियम ऑफ ऑरेंज को गद्दी पर बिठाने के षड्यंत्र में लॉक ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। 1688 ईस्वी की क्रांति के सफल होने तथा विलियम को इंग्लैंड बुलाए जाने पर लॉक भी उसी जहाज़ में इंग्लैंड लौटा जिस जहाज़ से विलियम की पत्नी मैरी इंग्लैंड आई। दोस्तों, विलियम ने राजगद्दी पर बैठने पर लॉक को उसकी सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद दिया, जिसे लॉक ने स्वीकार कर लिया। सन 1700 ईस्वी में स्वास्थ्य की दुर्बलता के कारण उसने सरकारी पद छोड़ दिया। सन 1704 में 72 वर्ष की अवस्था में उसका निधन हो गया। अब बात आती है कि जॉन लॉक की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ये एक महान लेखक थे दोस्तों, ब्रिटेन के एक महान विद्वान थे। उन्होंने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर इन्होंने 30 से भी ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं। राजनीति शास्त्र के संबंध में उसके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो निम्न हैं। पहला है मनुष्य के स्वभाव के संबंध में निबंध, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो कि 1690 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा है शासन पर 2 निबंध, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जो 1690 में ही प्रकाशित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये।
और उनकी अगली रचना है सहिष्णुता पर पहला पत्र, फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेशन। ये 1689 में प्रकाशित हुआ और पहली बार किसी लेखक ने टॉलरेंस पर यानी सहिष्णुता पर लिखा था। दूसरा जो इनका पत्र था सहिष्णुता पर दूसरा लेटर इनका 1690 में प्रकाशित हुआ। सहिष्णुता से संबंधित तीसरा पत्र इनका 1692 में प्रकाशित हुआ। 3 पत्र इन्होंने लिखे और शिक्षा से संबंधित इनके जो कुछ विचार हैं वो 1693 में प्रकाशित हुए। कैरेलोना का मौलिक संविधान नाम की जो रचना है वो 1692 में प्रकाशित हुई। इन सभी रचनाओं में से शासन पर 2 निबंध, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जो कि 1690 में प्रकाशित हुई थी, ये लोक की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसको तो आप याद कर ही ले। इस ग्रंथ के बारे में प्रोफेसर वाहन ने लिखा है कि दोनों निबंध एक दुनाली बंदूक की तरह है, जिसमें एक नली फिल्मर की ओर, दूसरी हॉब्स की ओर निशाना साधे हुए है। पहले निबंध में फिल्मर द्वारा प्रतिपादित राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांतों का जोरदार खंडन किया गया है। फिल्मर के अनुसार प्राचीनतम सम्राट कुलों के पिता थे। ईश्वर ने आदम को अपनी संतति के ऊपर पूरा अधिकार दिया। यह अधिकार पितृसत्तात्मक और राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक शासन पितृसत्तात्मक होने के कारण स्वाभाविक और ईश्वर प्रदत्त है। उसने यह भी बताया कि इंग्लैंड के स्टुअर्ट राजाओं के अधिकार वंशानुक्रम ढंग से आदम से ही निःसृत हैं। राजाओं के देवी अधिकारवाद और पितृसत्तात्मक अधिकारवाद का इस प्रकार फिल्मर ने समर्थन किया था। दूसरे निबंध में लेवियाथन में हॉब्स द्वारा प्रतिपादित निरंकुशतावाद का विरोध किया गया है। वस्तुतः लोक के ग्रंथ का उद्देश्य निरंकुशतावाद के आधारों का खंडन करना और यह सिद्ध करना था कि 1688 की रक्तहीन क्रांति से राजा विलियम को प्राप्त राजसत्ता जनता की सहमति पर आधारित थी। लोक का द्वितीय निबंध राजनीति चिंतन की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि उसमें उन्होंने सरकार के मूल प्रश्नों को उठाया है तथा राजसत्ता व कानून के औचित्य को सिद्ध किया है और यह बतलाया है कि राज्य की आज्ञा को मानना क्यों जरूरी है। आलोचकों के अनुसार लोक ने अपने पहले निबंध में फिल्मर की जितनी खुलकर आलोचना की है उतनी दूसरे निबंध में हॉब्स की नहीं की। इस पर टिप्पणी करते हुए सेबाइन कहता है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लॉक ने अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से नहीं समझा। यद्यपि अपने तर्कों का विकास करते समय लॉक सदैव हॉब्स पर अपनी दृष्टि जमाए रहा, लेकिन उसने खुले तौर से हॉब्स का नाम लेकर उसके मत का खंडन कभी नहीं किया। सेबाइन के ही शब्दों में, यदि वह अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से समझ लेता है तो समाज और शासन के सिद्धांतों में गहराई से प्रवेश करता। इससे उसके दर्शन का बहुत सा भ्रम दूर हो जाता। लॉक की इस पुस्तक का प्रकाशन 1690 में हुआ, लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर लॉसलेट ने अपने नवीन अनुसंधान से यह सिद्ध किया है कि यह संपूर्ण रचना सन 1683 ईस्वी से पहले ही तैयार हो गई थी और लॉक ने इसे 7 वर्ष पश्चात ग्रंथ लेखक का नाम न देते हुए इसलिए प्रकाशित किया कि उसे डर था, ये भय था कि यदि स्टुअर्ट शासक है वो पुनः सत्तारूढ़ हो गया तो इसके लेखक को दंड भोगना पड़ सकता है, उसको सज़ा मिल सकती है। और उसके जीवन काल में ही सन 1690, 1694 तथा 1698 में इस ग्रंथ के 3 संस्करण प्रकाशित हुए। यद्यपि इन तीनों ही संस्करणों में अशुद्धियाँ थी, उसके निधन के बाद ही उसके द्वारा संशोधित प्रति के आधार पर इस ग्रंथ का शुद्ध संस्करण प्रकाशित हुआ और इस ग्रंथ ने 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी इंग्लैंड की, उसका एक सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया था। इस ग्रंथ के जो प्राकथन है उसमें लोक ने लिखा है कि यह पुस्तक विलियम ऑफ ऑरेंज के सिंहासन
आरूढ़ होने का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास है। यदि इस ग्रंथ का लेखन 1683 ईस्वी में पूरा हो चुका था तो पीटर लोसलेट का यह कथन महत्वपूर्ण है कि इसमें भावी क्रांति की मांग की गई है, न कि घटित क्रांति को उचित सिद्ध करने का प्रयास। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जॉन लॉक के सामान्य परिचय को पढ़ा, उसके प्रमुख कृतियों का अध्ययन किया। आगामी वीडियो में हम समझौतावादी जॉन लॉक के अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।